प्यारे बच्चों, पिछले दिनों आपको पाचन तंत्र के बारे में पाचन तंत्र के बारे में बताया गया था। जैव प्रक्रम शुरू करने के पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें वो समस्त क्रियाएं आती हैं जो किसी जीवधारी को सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं आती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। ये तमाम क्रियाएं जो हैं वो जैव प्रक्रम के भाग होते हैं। हम पहले जैव प्रक्रम के क्रियाओं के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला जो जैव प्रक्रम हमारा है वो पोषण है। पोषण एक व्यापक क्रिया है जो हर जीवधारी करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी जीवधारी के जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक रचनात्मक पक्ष और दूसरा क्रियात्मक पक्ष। पोषण चूंकि क्रियात्मक पक्ष है, जाहिर सी बात है वो पोषण की क्रिया संपन्न होगी एक विशेष रचनात्मक स्वरूप के अंदर। वो रचनात्मक स्वरूप जो है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर ही पोषण की क्रिया संपन्न होती है। यानी यूँ कह सकते हैं, पोषण को संचालित करने के लिए मनुष्य में जो तंत्र पाया जाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप से हम पाचन तंत्र के बारे में आपको बता रहे हैं। आप चार्ट में देखें, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है। ये मुख गुहा है, ये दोनों होठ हैं, ये जो छिद्र है जिसको मुख कहा गया है, अंदर जो खाली स्थान है ये मुख गुहा है। इस मुख गुहा में दो जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा हमेशा स्थिर होता है और निचला जबड़ा हमेशा गतिशील होता है। यहाँ पर हम और स्पष्ट तरीके से इस छोटे से चार्ट में दिखाया गया है। इस चित्र में देखें आप, ये दोनों जबड़े हैं, ऊपरी और निचला जबड़ा। और इस जबड़े में आपको क्या क्या दिखाई देगा? इस जबड़े में आपको दिखाई देगा दांतों की पंक्तियां जबड़ों के किनारे पर लगी हैं, जिसे दंत विन्यास कहते हैं। इसके अंदर एक जीभ दिखाई देगी और इसी मुख गुहा के अंदर लाल की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो आपको यहाँ दिखाई देंगी। ये लाल की ग्रंथियां हैं। नीचे आप देखेंगे ये लाल की ग्रंथियां हैं। ये हमारा जो मुख गुहा है वो इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला दंत विन्यास, दूसरा जीभ और तीसरा लाल ग्रंथियां। हम इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे। अगर हम दंत विन्यास के बारे में देखें तो एक प्रौढ़ मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। हम दोनों जबड़ों को अलग अलग यहाँ दिखा रहे हैं। ऊपरी जबड़े को देखें अगर हम, जितने दांत ऊपरी जबड़े में होंगे उतने ही दांत निचले जबड़े में होंगे। यानी 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत निचले जबड़े में होंगे। अगर हम इन दांतों को गौर से देखें, ये जो सभी दांत होते हैं इनका आकार अलग अलग होता है, इनकी आकृति भी अलग अलग होती है। और जैसे इनकी आकार और आकृति होती है वैसे उनके अलग अलग कार्य भी होते हैं और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। हम ऊपरी जबड़े की बात करें, किनारे साइड के ऊपरी जबड़े का जो आधा भाग है, हम आधे भाग की चर्चा करते हैं। आधे भाग में जो सबसे अंदर की तरफ 3 दांत होते हैं उन्हें चर्वणक कहते हैं। ये दांत आप देख रहे हैं काफ़ी मोटे होते हैं। ये कड़ी चीज़ों को तोड़ने और चबाने के काम आते हैं। उसके ठीक ऊपर 2 दांत और होते हैं जो ज़रा लगते तो वैसे ही हैं लेकिन थोड़ा उससे उतने मोटे नहीं होते हैं, पतले होते हैं। इनको कहते हैं अग्रचर्वणक। और उसके ऊपर एक दांत ऐसा होता है जो पतला होता है और उसका जो अगला सिरा बिल्कुल पतला होता है, जिसको कहते हैं सुआ, अंग्रेजी में कहते हैं कैनाइन।
और जिसको दूसरी भाषा में रदनक कहते हैं। उसके ऊपर जो दो दांत होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, जिसे कृंतक या इंसीजर कहते हैं। यानी कुल मिला के ऊपरी जबड़े के आधे भाग में 8 दांत और यही दांत आधे भाग में होते हैं 8 दांत। यानी कुल ऊपरी जबड़े में 16 और इसी तरह यही दांत निचले जबड़े में भी होते हैं 16। कुल मिला के 32 दांतों की संख्या एक प्रौढ़ मनुष्य में पाई जाती है। हम यहाँ पर दांत की रचना के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। अगर हम एक दांत की रचना को देखें, दांत का जो सबसे ऊपरी वाला परत, सबसे बाहरी परत जो वाइट होता है, उसको कहते हैं इनेमल, वो चमकदार होता है। उसके बाद का जो दांत का भाग होता है, उसके बाद जो उसके नीचे वाला भाग जो होता है, उसे कहते हैं डेंटिन। इसी डेंटिन वाले भाग में ये सजीव भाग होता है डेंटिन का। जब हम ज़्यादा ब्रश कर लेते हैं, जब आपका इनेमल घिस जाता है, जब डेंटिन की परत आ जाती है, तो हमें ठंडा हुआ गर्म पानी लगना शुरू होता है। और जब हम और कस के कर देते हैं तो उसकी डेंटिन के नीचे वाला भाग जो है उसको पल्प कहते हैं। पल्प में हमारे रक्त की तमाम वाहिनियाँ, तंत्रिका तंत्र की पतली पतली रचनाएं बिखरी होती हैं। और जब हमारा डेंटिन भी घिस जाता है, जब हम पल्प तक पहुंच जाते हैं, तो हमें बड़ी झंझनाहट और वेदना महसूस होती है। दांत का ये पूरा दांत जो होता है, जितना भाग मसूड़े के ऊपर दिखाई देता है, उसको क्राउन कहते हैं। उसके बाद वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। और जो दांत का जो भाग मसूड़े के अंदर धंसा होता है, उसको कहते हैं जड़। यानी एक दांत के 3 भाग, क्राउन, ग्रीवा और जड़, ये दांत के भाग होते हैं। अब हम थोड़ा सा दांत के बाद हम बात कर लेते हैं जीभ के बारे में। हमारे जबड़े के अंदर जीभ एक मांसल रचना है जो निचले जबड़े के पेशियों से जुड़ी होती है। उसका पिछला भाग चौड़ा होता है जो निचले जबड़े के पिछले भाग से जुड़ी होती है, और इसका अगला भाग हमेशा फ्री होता है। यह है हमारे मनुष्य के जीव की स्थिति। लेकिन अगर हम सरीसृप वर्ग के जीवों को देखें, तो सरीसृप वर्ग के जीव का जो अगला भाग जीव का होता है, वह निचले जबड़े से सटा होगा और पिछला भाग फ्री होगा। जब उसे शिकार पकड़ना होता है, अपने पिछले भाग को बाहर निकाल वह सरीसृप वर्ग के जीव निकालते हैं। ये छिपकली को आपने देखा होगा, और जीव निकाल करके वो शिकार को पकड़ करके अंदर कर लेता है। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। मनुष्य का जो जीभ का जो पिछला भाग है, वह निचले जबड़े के पेशी से जुड़ा होगा, अगला भाग फ्री होगा। इन दोनों में अंतर। जीभ पर एक चीज और देखेंगे आप, जीभ के उपृष्ठ भाग पर कुछ छोटी छोटी उभार पाई जाती हैं। इन उभार वाली रचना को स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद ग्रहण करते हैं, ये स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं विभिन्न प्रकार के स्वाद के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण चीज की और बात कर लेते हैं। मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लाल ग्रंथियां जो होती हैं, वो एक लाल रस का श्रावण करती हैं और मुख गुहा में लाल भरा होता है। इसीलिए हमारा मुख गुहा जो होता है, वो अत्यंत हमेशा गीला और मुलायम बना रहता है। अब ये लाल ग्रंथियां हैं, मैंने कहा कि 3 जोड़ी पाई जाती हैं। तीनों जोड़ी के नाम भी अलग अलग होते हैं और इन तीनों जोड़ी की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। एक जोड़ी लाल ग्रंथि कनपटी के पास वाले स्थान पर पाई जाती है, जिसको कहते हैं, कनपटी के पास पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं पैरोटिड। एक जोड़ी लाल ग्रंथि जो होती है, जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है, जिसे सबलिंगुअल कहते हैं। और एक जोड़ी लाल ग्रंथि जो होती है, जबड़े के पास पाई जाती है, जिसे कहते हैं सब मैक्सिलरी। तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं और तीनों
लार निकालती हैं और मुख गुहा को गीला बनाए रखती हैं। जब हम पाचन क्रिया आपको बताएंगे तो ये लार का बड़ा महत्व होता है पाचन क्रिया में। अब मुख गुहा के बाद अब मुख गुहा में जो रचना है उसको जानने के बाद आप जानिए कि मुख गुहा का जो आगे का छिद्र होता है मुख कहलाता है, और पीछे का छिद्र जो होता है उसको ग्रसनी कहते हैं। वो ग्रसनी पीछे की तरफ एक लंबी सी नली के रूप में आगे बढ़ता है। उसी से आहार, एक लंबी सी नली प्रारंभ होती है जो आपके गर्दन से होती हुई उदर गुहा में होती हुई अति कुंडलित रूप में नीचे जाकर के गुदा द्वार तक जाती है। इस पूरी नली को आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। हम यहाँ पर इस आहार नाल को हम अगर गौर से देखें तो इसके 4 भाग होते हैं। पहला खंड इसका जो आपके ग्रसनी से प्रारंभ होता है और ठीक वक्ष वाले भाग पर सीधी नली के रूप में जाता है, इस भाग को कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली आगे चल करके एक थैले के रूप में बदल जाता है जिसको कहते हैं आमाशय। आमाशय आगे चल करके पतला हो जाता है और कुंडलित हो जाता है, और इस कुंडलित वाले भाग को कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत आगे चल करके फिर थोड़ा चौड़ा हो जाता है और चौड़ा होकर के मोटे नली के रूप में बदल जाता है जिसको कहते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों जहां आपस में मिलते हैं वहीं एक उभार पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं उसको। बड़ी आंत नीचे की तरफ जाकर के एक थैले के रूप में खुलती हैं जिसे कहते हैं मलद्वार, और ये मलद्वार एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है जिसे कहते हैं मलद्वार। उस मोटे वाले भाग को मलाशय कहते हैं और मलाशय जिस द्वार से खुलता है उसको कहते हैं मलद्वार। ये है आपके आहार नाल की रचना। अभी आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। पाचन तंत्र एक लंबी बेलनाकार नलिका थी जो 8 से 10 मीटर लंबी। मुख गुहा मैंने बताया आपको, मुख गुहा में जब भोजन जाता है, मुख गुहा में जब भोजन जाता है तो एक पाचन तो मुख गुहा के अंदर होता है। फिर उसके बाद वो भोजन ग्रास नली में आता है, तो ग्रास नली में से होता हुआ भोजन आमाशय में जाता है। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, और पूरी ग्रास नली क्या पूरी आहार नली में एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसे क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, जो भोजन को मुख गुहा से सरकाता हुआ नीचे आहार नाल की तरफ ले आने में मदद करता है। उसके बाद ग्रास नली के बाद भोजन पहुंचता है आमाशय में। आमाशय में पाचन होता है। फिर आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भी पाचन होता है, और छोटी आंत में पाचन की क्रिया लगभग पूरी हो जाती है। पाचन क्रिया पूरी होने के बाद जो आवश्यक तत्व और खनिज भोजन से अलग हो जाते हैं, वो खनिज फिर उन खनिजों का अवशोषण होता है हमारे रक्त वाहिनियों द्वारा, और वो रक्त वाहिनियाँ उनको खींच करके ले जाके कोशिकाओं तक पहुँचा देती हैं। पचने के बाद जो भोज्य पदार्थ नहीं पच पाता या जो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, वो मल के रूप में फिर बड़ी आंत की तरफ चला जाता है, और बड़ी आंत से होता हुआ वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है, और मलाशय के बाद इकट्ठा होने के बाद वो मलद्वार द्वारा उसका वैक्षेपण कर दिया जाता है। तो हम पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पाचन क्रिया को हम पढ़ने के लिए हम इन सारे स्टेप पर गौर करेंगे। पहला पाचन मुख गुहा के अंदर होता है। पहला पाचन मैंने आपको बताया था कि मुख गुहा में दांत होते हैं, जीभ होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, लार उसमें अच्छी तरह से मिलता है,
जीभ उसको पीछे की तरफ ढकेल करके आहार नाल की तरफ ले जाती है। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं मुख गुहा के अंदर होने वाले पाचन क्रिया की। जब भोजन मुख गुहा में जाता है तो जो भी भोजन में हमारा स्टार्च पाया जाता है, लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन उस स्टार्च से मिलकर के उसको शर्करा में बदल देता है और इस टाइलिन का जो पीएच होता है वह 6.8 होता है। आप जानते होंगे कि पीएच क्या है। पीएच एक अम्ल और क्षार को निर्धारित करने वाली मापिनी है। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच 7 है तो वह न्यूट्रल है, उदासीन पदार्थ कहा जाता है। अगर वो पीएच का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय कहा जाता है, लेकिन अगर वो 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय कहा जाता है। तो जो लार है 6.8 आप देख रहे हैं, हल्का सा अम्लीय होता है। और लार में एक चीज़ और पाया जाता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। यह लाइसोजाइम भोजन में आए हुए छोटे मोटे जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ये रहा आपका मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में केवल स्टार्च का पाचन होता है, स्टार्च शर्करा में बदल जाती है। इसका अनुभव आप करते होंगे। अगर आप रोटी काफ़ी देर तक कूचें हैं तो आपको हल्का सा मिठास का अनुभव होगा। जितनी देर तक आप कूचते हैं रोटी को, जितने ज़्यादा उसमें टाइलिन मिलता है, टाइलिन अपना काम शुरू कर देता है, उसमें भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च को शर्करा के रूप में परिवर्तित कर देता है। जब भोजन मुख गुहा में अच्छी तरह से कूच लिया जाता है तो वह ग्रसनी द्वारा फिर आहार नाल की तरफ भेज दिया जाता है। आहार नाल का जो पहला भाग है ग्रास नली, ग्रास नली में एक लहरदार गति होती है जिसे कहते हैं क्रमान कुंचन गति। क्रमान कुंचन गति से भोजन धीरे धीरे सरकता हुआ एक थैले की नुमा रचना में आता है जिसको कहते हैं आमाशय। आमाशय एक थैलीनुमा रचना है जिसकी कुल लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है। ये जे के आकार का दिखाई, अंग्रेजी के जे के आकार का दिखाई दे रहा है ये। अब इसको हम गौर से देखें। इस आमाशय के 3 भाग, ऊपर वाला खंड जो होता है इसको कार्डियक भाग कहते हैं, बीच वाले भाग को फंडस कहते हैं और अंतिम वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। ये जो अब जब इसमें भोजन आता है तो यहां पर भी पाचन क्रिया होगी। आमाशय की दीवारों में लगभग 3.5 करोड़ छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। यह अपने अंदर से जिस रस को बाहर निकालती हैं उसे जठर रस कहते हैं। जठर रस बहुत महत्वपूर्ण रस होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। हम आज चर्चा करेंगे केवल आमाशय में होने वाले पाचन की। जठर रस जो निकलता है वो जठर रस 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला जल, उसमें लगभग 98% जल होता है। 97 से 98% जल की मात्रा होती है। अब जल होगा तो क्या होगा? जल जो भोजन हमारे आमाशय में पहुंचेगा उसको और मुलायम कर देगा, वो और गीला कर देगा। वो आमाशय की दीवारें एक लहरदार गति उत्पन्न करती हैं। मुलायम भोजन आंतों द्वारा और तरीके से छोटा और पीस दिया जाता है। इसके बाद जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको तेजाब कहते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो तेजाब होता है, कोई भी तेजाब तीखा होगा, वह भोजन को और गलाता है। अगर कोई भोजन में जीवाणु आ गए हैं जो मुख गुहा में नष्ट नहीं हो पाए हैं, आमाशय तक पहुंच गए हैं, उन जीवाणुओं को भी नष्ट करने का काम करता है। तीसरा काम क्या करता है? वो
भोजन को चूंकि आमाशय में या पूरे पाचन के दौरान आहार नाल में लगभग 6-7 घंटे रहना पड़ता है, तो भोजन के सड़ने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भोजन को सड़ने से बचाता है। ये 3 काम हो गए। और एक चौथा काम होता है, जो जठर ग्रंथियों में और भी एंजाइम जो होते हैं, जो पाचक एंजाइम होते हैं, उनको यह सक्रिय बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसके महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके आमाशय में पाचन की में। ये 4 भूमिकाएं इसकी होती हैं। पहला काम, यह भोजन को सड़ने से बचाता है, यह भोजन को और महीन बना देता है, यह विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है, और चौथा काम इसका है कि यह भोजन को और छोटा बना देता है। ये हो गया आपका HCl का कार्य। HCl के अलावा इसमें तीन तरह के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। एक को कहते हैं पेप्सिन, दूसरे को कहते हैं रेनिन, और तीसरे को कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। तीसरे को कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज या गैस्ट्रिक। अब हम बात करते हैं पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। मुख गुहा में प्रोटीन तो पचा नहीं, हमने प्रोटीन भी खाया है भोजन के साथ अपने। मैंने कहा रोटी थोड़ी खाया है, मैंने दाल भी खाई है। दाल प्रोटीन है, तो दाल का कुछ भी नहीं होता है मुख गुहा में। जब वो आमाशय में पहुंचता है तो पहला प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू हो जाता है। ये पेप्सिन के रूप में नहीं पाया जाता, एक बात जान लीजिए आप। पेप्सिन निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन जब HCl के साथ मिलता है तो HCl इसको सक्रिय बना देता है पेप्सिन के रूप में। अब ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है? ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जब पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है तो प्रोटीन को यह परिवर्तित कर देता है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। पहला काम तो ये कर दिया, पेप्सिन ने प्रोटीन को पचाना शुरू कर दिया। ये प्रोटीन पूरा पचा नहीं, प्रोटीन बहुत कड़ा होता है। थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी इसकी पाचन क्रिया शुरू हो गई, आगे बाकी पाचन तो छोटी आंत में होना है। ठीक, अगला भाग, अगला जो पाचक एंजाइम है उसको कहते हैं रेनिन। रेनिन भी एक ऐसा एंजाइम है जो दूध के प्रोटीन को पचाता है, लेकिन रेनिन भी पेप्सिन की तरह से अपने रेनिन के रूप में नहीं होता। वह भी होता है प्रोरेनिन के रूप में, जो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। जब इसमें HCl की क्रिया होती है प्रोरेनिन में, तब यह जाकर के सक्रिय रेनिन के रूप में बदल जाता है, तब जाके काम करना शुरू करता है। ये रेनिन क्या करता है? दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को वो बदल देता है पैराकैसिनेट में। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है केसिन, उसको वह बदल देता है पैराकैसिनेट में। तो पेप्सिन ने प्रोटीन को पचाया, रेनिन ने दूध के प्रोटीन को पचाया। अब जो तीसरा जो एंजाइम है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज यह एक वसाओं का पाचन करता है, क्योंकि हमने भोजन के साथ प्रोटीन भी खाई है और साथ साथ हमने तेल घी भी खाई है, तो वसाएं भी मैंने खाया है। तो वसा का पाचन जो है वो गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। यह गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा को बदल देता है ट्राइग्लिसराइड में। इस प्रकार आमाशय के अंदर जो भोजन होता है, प्रोटीन बदल जाता है पेप्टोन में, रेनिन दूध के प्रोटीन को बदल देता है पैराकैसिनेट में, और इस जठर रस में पाए जाने वाला गैस्ट्रिक लाइपेज वसाओं को बदल देता है ट्राइग्लिसराइड में। तो आमाशय में ये तीनों परिवर्तन हो जाते हैं
और जल की मात्रा उसमें मिल जाती है, भोजन बिल्कुल लेई की तरह से बन जाता है। आमाशय में जो भोजन लेई के रूप में बदल जाता है, इस लेई वाले भोजन को बोलते हैं काइम। और अब ये काइम जो है, काइम का बन जाना आमाशय में पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। अब वो भोजन आगे जाएगा छोटी आंत में, उसको हम कल पढ़ेंगे। एक बात मैं बता दूं आपको, इस पूरे आमाशय में भोजन को पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। आमाशय के बाद की पाचन क्रिया को हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।